एवरीवन, आधुनिक भारत का इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था तो 1929 दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग स्थापित हुई थी तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 में। अब हम कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। मौलाना हशरत मोहानी ने 1921 ईस्वी के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा है। तो हशरत मोहानी ने कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था तो 1929 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष 1929 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था की अध्यक्षता में की गई थी तो जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया तो जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया था तो जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था तो भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था तो J.L. नेहरू ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था तो लाहौर सत्र में। कब दिया गया था तो लाहौर सत्र में। गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी तो साबरमती से। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी तो गुजरात। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है तो नमक सत्याग्रह में। दांडी मार्च शुरू किया गया था तो नमक कानून तोड़ने हेतु। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन तथा गांधी इरविन समझौता में से सबसे पहले घटित घटना साइमन कमीशन का आगमन। कथन ए, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 ईस्वी में चलाया गया था।
कारण आर महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सही आंसर है। कथन ए जो है वो सही आंसर है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। यह कथन जो है किससे संबंधित है? तो ये गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में सत्य है तो यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था और साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया तो अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी धरासना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घावे के समय थे तो इसका आंसर हो जाएगा यरवदा जेल में। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह था वेब मिलर। अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी ने। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शटर्स के नाम से भी पहचाने जाने वाली खुदाई खिदमतगारों के ने आह्वान किया तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था तो अंग्रेजों को निकालने के लिए। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे तो खान अब्दुल गफ्फार खां। सन 1930 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक था तो इसका आंसर हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो मणिपुर में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो रचनात्मक कार्यक्रम को। प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी तो पटना की। गांधी इरविन समझौता के बारे में अब हम क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ समझौता इरविन गांधी समझौता। वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो तेज बहादुर सप्रू ने। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था तो सरोजनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था तो अब हम कराची अधिवेशन के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था तो वल्लभ भाई पटेल ने। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प
प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? तो S.C. बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है? गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है? गांधी इरविन समझौता, राजगुरु को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है? गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, पूना समझौता। गोलमेज सम्मेलन के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है? तो यह 1930 ईस्वी में आयोजित हुई थी। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो K.T. पाल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया? तो महात्मा गांधी ने। कथन ए, जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था वो 1932 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। कारण आर जो है वो गांधी इरविन समझौते 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में भाग लेना अंतर्निहित था। तो इसका आंसर हो जाएगा आर जो है वो सही कथन है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे और ठहरे थे तो किंग्सले हॉल में। कहाँ ठहरे थे गांधी जी? तो किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए उसका नाम था SS राजपुताना। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ भारत लौटे थे तो लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिस प्रश्न पर असफल रहा वह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। 1930 से 32 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम और द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ये तीन अलग अलग सम्मेलन नहीं थे अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। गोलमेज सम्मेलन जो 1932 ईस्वी में हुआ था तीसरा सही कथन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पंचाट
एवं पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। अब हम सांप्रदायिक पंचाट एवं पूना पैक्ट के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया तो अछूतों के लिए। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने पृथक चुनाव क्षेत्र आरक्षित जो सीटें आवंटित की थी तो मुसलमानों, सिखों और अनुसूचित जातियों को। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था तो कम्युनल अवार्ड के समय। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय और कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। सांप्रदायिक अवार्ड का पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई तो क्रमशः 71 व 147 सीट जो है वो दी गई दलित वर्ग को। पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। कथन ए, पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया और कारण आर, उसके माध्यम से संसद एवं विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो इसका आंसर है ए तथा आर दोनों ही सही है। कथन ए और कारण आर भी सही है, दोनों सही है। श्री बी.आर. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है तो पूना समझौता। अम्बेडकर और गांधी जी के जो बीच समझौता हुआ था वो पूना समझौता हुआ था। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हस्ताक्षरित की हुआ। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात संपादित किया गया पूना समझौता। बी.आर. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी तथा M.K. गांधी में से 1932 ईस्वी के ऐतिहासिक पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बी.आर. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष थे G.T. बिरला। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा। महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्थिर नहीं कहा था तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934 ईस्वी में। अब हम कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई तो वर्ष 1934 ईस्वी में। M.N. राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम तानु पिल्ले और आचार्य नरेंद्र देव में से कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था तो आचार्य नरेंद्र देव।
वर्ष 1934 ईस्वी में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक था तो जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे तो जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से जाना जाता है तो जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश दिवस मनाया गया तो अप्रैल 1946 ईस्वी में। श्री नरसिंह नारायण थे तो समाजवादी। नरसिंह नारायण समाजवादी थे। सही कथन है 1936 ईस्वी में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसको समस्त भारत से वृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। आगे क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन जो है 1937 ईस्वी में हुआ था। अब हम प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे। 1937 ईस्वी में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था तो पंजाब में प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था तो 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत। 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया तो बंगाल में, बम्बई, असम, उड़ीसा, बिहार में से वह प्रांत जहां 1937 ईस्वी के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ तो असम में। 1937 ईस्वी के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है तो 5। 1937 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना तो मध्य प्रांत उड़ीसा में, वह प्रांत जहां 1937 ईस्वी के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई तो बिहार, मद्रास और उड़ीसा। बिहार, मद्रास, उड़ीसा एवं पंजाब में से वह प्रदेश जिसमें 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था तो पंजाब। वर्ष 1937 ईस्वी के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था तो 6 प्रांतों में। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 ईस्वी में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था 28 माह। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था तो 1939 ईस्वी में। कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था तो रफ़ी अहमद किदवई को। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों का सही काल अनुक्रम है तो पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 ईस्वी में। अब हम कांग्रेस का त्रिपुरी संकट के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए तो सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी तो एस.सी. बोस ने। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह स्थित है
गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी है तो ये जबलपुर में। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे तो कहाँ, तो त्रिपुरी अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्छ के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीता मैया को पराजित किया था, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तो राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा जिस प्रश्न पर केंद्रित हो गया वह था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिसने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है, तो सुभाष चंद्र बोस को। देसी रियासतें के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ 1927 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वह भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक हुआ तो 1947 ईस्वी में। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे सरदार पटेल। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जिन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया वह है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू व कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार में से वह प्रांत जिसने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी तो वो पंजाब ने। देसी राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर था तो हैदराबाद। कौन था पक्षधर? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करना। कथन एस। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। कारण आर। क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कथन एस और कारण आर दोनों गलत हैं। कथन ए। वर्ष 1939 ईस्वी में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। कारण आर। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। तो ए तथा आर दोनों सही हैं। द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ था तो 1945 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था।
पाकिस्तान की मांग के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया तो चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था तो सर मोहम्मद इकबाल ने। सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था तो मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था तो सरोजनी नायडू ने। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है व्यक्त किया गया था तो सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही कथन है वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 ईस्वी के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी तो 1930 ईस्वी के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया तो वर्ष 1940 ईस्वी में। वर्ष 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था तो खलीकुज्मा ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी तो वह था लाहौर में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया था तो लाहौर अधिवेशन में। वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया तो 23 मार्च 1943 ईस्वी को। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी की अध्यक्षता की थी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरे जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था महात्मा गांधी ने। अब क्रिप्स मिशन के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे। क्रिप्स मिशन का जो स्थापना हुआ था वो 1942 ईस्वी में हुआ था। भारत में क्रिप्स मिशन आया 1942 ईस्वी में। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे तो में से सम्मिलित थे तो भारत को एक डोमिनियन स्थिति की दी जानी चाहिए। सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए क्यों कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है। भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद पर प्रदान करना। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था तो क्रिप्स मिशन के संबंध में सही है। वह जिनकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है तो कहा किसने था? महात्मा गांधी ने। वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा तो विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा तो किसने? तो लॉर्ड लिंथिंगो ने।
वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।